नमस्कार, सिटीजन वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। आर्थिक विषमताएं जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। राइजिंग एनर्जी कॉस्ट, आपने देखा कमर्शियल सिलेंडर का प्राइस 3,000 रुपये पार कर गया है। और ऐसा ही कुछ एटीएफ प्राइसेस पे भी हुआ है। एटीएफ यानी कि जो फ्यूल यूज होता है एयरलाइंस में, जो हवाई जहाज़ों को उड़ाने में, उसके भी जो प्राइसेस हैं वो 5.5% से 6% बढ़ा दिए गए। कल रात की खबर बता देता हूँ, $76.55 पर किलो लीटर, यानी कि दिल्ली में $1511.86 पर किलो लीटर। उससे क्या हुआ, डोमेस्टिक फ्लाइट जितनी भी 500-600 किलोमीटर के रेडियस में थी वो कैंसिल कर दी गई या सस्पेंड कर दी गई, क्योंकि तेल कम पड़ गया इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए। और अगर यही क्राइसिस रहा तो एयरलाइंस ने कहा है कि एक फाइनेंशियल स्ट्रेस आ जाएगा, जो बची खुची एयरलाइंस हैं वो भी बंद हो जाएंगी। हवाई चप्पल पे हवाई जहाज में घुमाने वाले प्रधानमंत्री मोदी अब एयरलाइंस को कैसे चलवाएंगे। डोमेस्टिक ऑपरेशंस हैव टेकन अ बिग हिट, ट्रैवल्स आर एट रिस्क। ये एक छोटी खबर है। बड़ी खबर यह है कि आने वाले समय में जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं या 4 या 5 तारीख को, तो क्या सरकार टैक्सेस कम करेगी, वैट कम करेगी, या सारा बर्डन कस्टमर्स पे, कंज्यूमर्स पे डाल देगी। क्योंकि आज की डेट में जो क्रूड प्राइस है वो करीब 125 से $126 पर बैरल आ रहा है। और अगर सेम टैक्सेस पर अगर सरकार मेंटेन रहती है, अपने वैट को मेंटेन करती है, स्टेट अपनी वैट्स को मेंटेन करती है, सेंटर अपनी वैट को मेंटेन करती है, तो ये तेल के प्राइस करीब 25 से 28 से 30 रुपए बढ़ सकते हैं, चाहे वो पेट्रोल के प्राइस हो या डीजल के प्राइस हो। इससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आ जाएंगे, जरूरत का सामान, सब्जी, दूध महंगा सब हो जाएगा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सिद्धार्थ जी मौजूद हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बढ़ती महंगाई की मार, और इसमें मोदी सरकार अब क्या करेगी, क्या एनालिसिस है आपका? देखिए, पिछले 10-12 साल में हमने ये देखा है कि मोदी सरकार जब से आई है, खास करके भाजपा की ये नीति होती है कि वो नीति पर कम और राजनीति ज्यादा करती है। तो राजनीति जो होती है, वो घड़ी के सेकंड की सुई की तरह होती है। वो बहुत तेज चलती है, दिखती जलती चली जाती है। लेकिन नीतियां जो होती हैं, वो घड़ी की घंटे की सुई की तरह होती है। वो चलती तो है, लेकिन चलती हुई दिखती नहीं है। तो और हमें पता है कि सबसे मुख्य बात सेकंड की सुई नहीं, घंटे की सुई सबसे छोटी सुई होती है। उसी के आधार पर बाकी सब सुइयां चलती हैं, क्योंकि घंटे घंटे जो बदलता है। तो राजनीति यह कहती है कि चुनाव रोज होते हैं। भारत में तो साल में कम से कम 2-3 बार चुनाव हो जाते हैं। तो जब चुनाव होते हैं तो ये जीत रहा है या वो जीत रहा है, एग्जिट पोल क्या कह रहा है, उसका कैंपेनिंग क्या कह रहा है, उन्होंने कैंपेन में प्रचार में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर दिया, इसने क्या कर दिया, उसने क्या जवाब दे दिया। तो ये जो रोज एक हेडलाइन मैनेजमेंट का खेल हो जाता है। लेकिन असल में बात है कि ये देश चलता है राजनीति से नहीं, देश चलता है नीतियों से। और नीति के मामले में होता यह है कि कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, कोई भी सभ्यता हो, उसके लिए ऊर्जा की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। ऊर्जा दोनों जगह चाहिए। हमको रोज खाना जो हम खाते हैं उसमें भी ऊर्जा चाहिए, और जो हम रोज अपनी कुछ न कुछ हमारे क्रियाकलाप हम करते हैं, चाहे हम घर में सोते हों या घर में पढ़ाई करते हों या बाहर जाके काम करते हों या बच्चों के साथ कहीं घूमने जाते हों, हर चीज करने के लिए आपको ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा के मामले में भारत अपने आप में 140 करोड़ लोगों का देश होते हुए भी ऊर्जा के मामले में भारत अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। हम ऊर्जा में बाहर के देशों पर निर्भर हैं। और क्योंकि हम बाहर के देशों पे ऊर्जा पे निर्भर हैं, इसीलिए होता यह है कि ऊर्जा जैसे जैसे ऊर्जा के दाम या ऊर्जा की उपलब्धता ज्यादा कम होती है, हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे रोजमर्रा के जीवन पर वैसा असर बहुत ज्यादा पड़ना शुरू हो जाता है। आज हमने देखा कि सरकार ने डोमेस्टिक गैस सिलेंडर, डोमेस्टिक नहीं, कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम करीब करीब 1/3 बढ़ा दिया। कल तक वो 2,000 रुपए में मिल रहा था, आज वो 3,000 रुपए में मिलेगा, मतलब 1/3 की बढ़त। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सड़क पर जो आप चाय पीते थे 10 रुपए की, या आप अगर बहुत बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाते थे, दोनों ही चलते हैं। भारत में 95% होटल इंडस्ट्री गैस से चलती है, एलपीजी से। सबका दाम 1/3 बढ़ जाएगा। मतलब 10 रुपए की चाय अब 13 रुपए से कम में नहीं मिलेगी, क्योंकि बनने का ही रेट बढ़ गया ना। जो चीज बनने का, ऊर्जा का रेट बढ़ गया, तो चाय बनाना, चाहे वो एक छोटा सा रेहड़ी पटरी वाला चाय दे रहा हो 10 रुपए में, या आप और रेस्टोरेंट में जाके 100 रुपए की चाय पीजिए, दोनों का दाम बढ़ गया, क्योंकि दोनों वही उसी सिलेंडर से चाय बनाते हैं। तो होता यह है कि भारत के साथ दिक्कत यह है कि ऊर्जा का संकट भारत के ऊपर असली है। ऊर्जा का संकट भारत के ऊपर भयंकर है। और ऊर्जा के संकट के चलते, ऊर्जा की उपलब्धता कम होने के चलते, हम दुनिया भर के ऊर्जा पर इतना निर्भर हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था ऊर्जा पर इतनी ज्यादा निर्भर है कि कभी वो नीचे हो जाती है और कभी ऊपर हो जाती है।
उसका एक 2-3 डाटा मैं बताता हूँ उदाहरण के लिए। आज से 12 साल पहले, 14 साल पहले 2012 में भारत का रुपया का दाम था 53 रुपए, आज वो हो गया है 95 रुपए से ऊपर चला गया है। इसका मतलब है कि आपकी अर्थव्यवस्था पर दबाव आ गया है। जो दुनिया भर से हमारे भारत के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते थे, मतलब विदेशी लोग जो भारत की शेयर मार्केट में इधर उधर पैसा लगाते थे, वो पिछले और पिछले 1 साल में 2 लाख करोड़ रुपए बाहर लेके निकल चुके हैं लोग। जो इन्फ्लेशन कहते हैं, इन्फ्लेशन का मतलब मूल्य वृद्धि। जो मूल्य वृद्धि है, आज पिछले 10 महीने में सबसे ज्यादा मूल्य वृद्धि आज हो रही है, 3-3.5% के हिसाब से मूल्य वृद्धि हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि घरेलू बचत, जो आपका हर साल आपका करीब करीब 34%, 2012 में एक एक आदमी अगर महीने में अगर वो 30,000 रुपए कमाता था तो करीब करीब 10,000 रुपए वो बचा लेता था। अगर 2012 में कोई आदमी 30,000 कमाता था तो 10,000 बचा पा रहा था। आज वो 10,000 नहीं बचा रहा है, उसकी कमाई भले 40,000 हो गई हो, लेकिन उसकी बचत अब हो गई है 9,000 रुपए। मतलब आपका घरेलू बचत घट गया जीडीपी के अनुपात में, जिसको आप कहते हैं कि एवरेज ग्रॉस अर्निंग, ग्रॉस सेविंग्स। तो इसका मतलब यह है कि आपका अगर बचत घट रहा है, इसका मतलब आपके खर्चे बढ़ रहे हैं। इसके चलते हुआ यह है कि भारत में औसत घरों के ऊपर जो 20% कर्जा था, वो आज 40% हो गया। मतलब 10-12 साल पहले किसी एक घर पर जितना भी उसने कर्जा लेके रखा था, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई का कर्जा हो, चाहे घर बनाने का कर्जा हो, चाहे कुछ खरीदने का ईएमआई हो, वो आज से 10 साल 12 साल पहले जितना था उसका दुगुना हो गया है। इसका मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय नागरिक बहुत ज्यादा दबाव में आ गए हैं। वो दबाव में इसीलिए आए हैं क्योंकि सरकार को जो नीतियां बनानी होती हैं, सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए, कोई भी सरकार हो, यहाँ पर मैं किसी पार्टी की सरकार नहीं कह रहा हूँ और भारत की सरकार नहीं कह रहा हूँ, दुनिया में कोई भी सरकार हो, चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे वो तानाशाही हो, चाहे वो कैपिटलिस्ट पूंजीवादी व्यवस्था हो अमेरिका की तरह, या कम्युनिस्ट व्यवस्था हो चीन की तरह, आप कहीं पर भी कोई भी व्यवस्था रखिए, सरकारों का पहला काम होता है सभी नागरिकों को पूरी की पूरी सुरक्षा देना। क्योंकि सुरक्षा एक ऐसी चीज होती है जो कि नागरिक स्वयं नहीं कर सकता। इस देश में अमिताभ बच्चन या अंबानी भी न तो अपना पुलिस रख सकते हैं, न तो अपना हथियार रख सकते हैं। सुरक्षा एक ऐसी चीज होती है जो कि केवल और केवल सरकार दे सकती है। आंतरिक सुरक्षा वो पुलिस के नाम पे देती है, बाह्य सुरक्षा वो मिलिट्री के नाम पर देती है, और दोनों के लिए हम लोगों से सरकार जनता से टैक्स लेती है। तो आप जब जनता को सुरक्षित रखते हैं तो होता यह है कि ज्यादा जनता ज्यादा समय तक घर से बाहर निकलती है, और जैसे ही आदमी घर से बाहर पैर रख देता है, किसी न किसी तरह का वो क्रियाकलाप करता है। और हर छोटे से छोटा क्रियाकलाप आप कीजिए, 10 रुपए की आप चाय भी पियेंगे सड़क पे, तो कहीं ना कहीं 1 रुपए 2 रुपए सरकार के झोली में टैक्स के रूप में चला जाएगा। और कहीं पर अगर कहीं किसी जगह पर सुरक्षा का माहौल नहीं रहता है, तो होता यह है कि ज्यादातर जनसंख्या, खास करके उसमें भी महिलाएं, बच्चे और घर के बुजुर्ग, घर से बाहर निकलना कम कर देते हैं। अगर निकलते भी हैं तो कम देर के लिए निकलते हैं। उसके चलते क्या होता है कि उस राज्य का या उस क्षेत्र का जनसंख्या घर के अंदर ज्यादा बंद रहता है, घर से बाहर निकलने में उसको संकोच होता है, उसको डर लगता है। इसके चलते क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसे आप कहते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप कम हो जाता है, सरकारों के पास पैसा कम आने लगता है। और सरकारों के पास क्योंकि पैसा कम आने लगता है, इसीलिए सरकारों के पास टैक्स की कमी हो जाती है और सरकार कोई काम नहीं कर सकती। तो एक नेगेटिव स्पाइरल होता है। और अगर आप भारत में देखिए, ये डाटा देखिए जिसको क्राइम रेट कहा जाता है, जिसको कि अपराध दर कहा जाता है, तो भारत में पिछले 12 साल में महिलाओं के ऊपर अपराध बढ़े हैं, बुजुर्गों के ऊपर अपराध बढ़े हैं, बच्चों के ऊपर अपराध बढ़े हैं। मतलब समाज में जो जितना ज्यादा कमजोर है, दलितों के ऊपर अपराध बढ़े हैं। तो समाज में आज जितना लोग ज्यादा कमजोर है, उसके ऊपर अपराध जितना बढ़ता चला जाएगा। कल ही हमने देखा दिल्ली में कोई आदमी था, कोई एक नौजवान लड़का था, वो बेचारा कुछ अपने घर का अकेला पैसा कमाने वाला नौजवान था, उसके पिताजी बूढ़े हैं, उसका जो छोटा भाई है वो शायद पेशेंट था, वो दिल्ली में काम करता था। किसी व्यक्ति ने उसको पूछा तुम कहाँ के हो, उसने कहा कि मैं फलाने जगह से हूँ, वो भी भारत का ही था, भारत के पूर्वांचल का। तो तुम वहां से हो, तो उसको गोली मार दी गई। इसका मतलब सरकारें जो हैं
वो लोगों को सुरक्षा नहीं दे पाती। ऐसे समय में क्या होता है, लोग घर में बैठना शुरू होते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती है। और जैसे ही कहीं पर इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती है, विदेश से पैसा आना बंद हो जाता है, देश के अंदर भी पैसा जनरेट होना बंद हो जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि पिछले 10-12 साल में भारत के साथ ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है कि हम राजनीति में इतना ज्यादा निवेश कर दिए हैं, नीतियों पर इतना कम निवेश किए हैं कि औसत समाज में जो कमजोर वर्ग है उसके ऊपर अपराध बढ़ रहे हैं। और ये हमारा डाटा नहीं है, ये उसी सरकार का डेटा है, भारत के ही सरकार का डाटा कहता है कि क्राइम रेट बढ़ गया है, अपराध दर बढ़ गए हैं। तो अपराध दर बढ़ जाता है तो वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी, लोग घर से बाहर कम निकलते हैं, डर के हमारे घर के अंदर बैठे रहते हैं, इसके कारण सरकार के पास पैसा नहीं आता है। यही जो आज घटना घट गई है, ये घटना पहले से घट रही थी। हॉर्मूज में जो ईरान का युद्ध हो गया उसने इसमें छोंक लगा दिया। पहले से, जिसको कहते हैं कि कंगाली में आटा गीला वाली स्थिति हो गई, पहले से स्थिति खराब थी, हॉर्मूज के कारण और ज्यादा स्थिति खराब हो गई। अब दिक्कत सरकार के साथ ये हो गई है कि सरकार को अपने आप को टिकाने के लिए, अपना खर्चा ही चलाने के लिए उसको अब दाम बढ़ाना उसकी मजबूरी हो गई है। क्योंकि आज से हॉर्मूज जो फंसा है, आज से 2 महीना पहले हॉर्मूज की समस्या जब नहीं थी, जिस समय कोई हॉर्मूज की समस्या नहीं थी, उस समय भारत में 1 लीटर पेट्रोल या 1 लीटर डीजल जब कहीं से भी विदेश से आता था और भारत में वो 1 लीटर डीजल उतरता था तो उसका दाम पड़ता था 55 रुपए के आसपास। उस दिन भी भारत में वो डीजल या वो पेट्रोल हमको 100-110 रुपए में मिलता था। मतलब जो 55 रुपए से 110 रुपए का, तो जो 45-50 रुपए का लाभ है, वो सीधा सीधा लाभ सरकार के पास जाता था। वो इतना ज्यादा जाता था कि इस साल 2026 के बजट के अनुसार भारत का कुल बजट जो था वो 35 लाख करोड़ रुपए के आसपास का था। उसमें से 10 लाख करोड़ रुपए केवल और केवल भारत सरकार पेट्रोल से कमा रही थी। सस्ता पेट्रोल आता था, लोगों को महंगा बेच रही थी। लेकिन पिछले 60 दिनों में, जैसे आपने कहा कि पेट्रोल के दाम, क्रूड ऑयल का दाम, डॉलर इतना $127 तक चला गया, इसका मतलब आज ये हुआ है कि जो पेट्रोल आपको पहले 55 में आता था, 110 में बेच रहे थे, आज आपका लैंडिंग कॉस्ट, मतलब वो पेट्रोल आपको पहुंचता ही है 112 रुपए में। मतलब सरकार को 10 लाख रुपए से ज्यादा का तो घाटा हो चुका, ऊपर से और घाटा होना शुरू हुआ है। इसीलिए अब सरकारों के पास कोई विकल्प नहीं बच रहा है, वो गैस का दाम बढ़ा रही है। क्योंकि आपको आज से 2 महीना पहले जो गैस आता था वो कतर से आता था। कतर से जो गैस आता था वो 800 रुपए करीब करीब 1 किलो टन, उसका गैस का जो हिसाब किताब है मेट्रिक टन के हिसाब से होता है। 800 रुपए मेट्रिक टन से आपको कतर से गैस आता था। आपने युद्ध शुरू होने से पहले आप इसराइल में चले गए और उसको फादरलैंड बोल दिए। उसके चलते युद्ध शुरू हुआ तो कतर के ऊपर हमला कर दिया ईरान ने, वो गैस वहां से आना बंद हो गया। और अब आप मजबूरी में, आपके पास गैस चाहिए, आप अमेरिका से मंगवा रहे हैं। अब अमेरिका से वो टैंकर आ रहा है, अमेरिका से वही टैंकर, वही गैस एलपीजी जो लेके आ रहा है, वो 1200 रुपए मेट्रिक टन में आ रहा है। मतलब आप पहले आता था 800 रुपए में कतर से, आज अमेरिका से आ रहा है 800 रुपए, 1200 रुपए में। इसका मतलब है कि आपका जो गैस का आमद है, गैस की जो खरीद है, वही 1.5 गुना बढ़ गई। तो इसीलिए 1.5 गुना अगर बढ़ गई तो कम से कम 1/3 गुना, 30% डोमेस्टिक का इन्होंने बढ़ाया। तो ये बचाने की कोशिश तो कर रही है सरकार कि डोमेस्टिक पर बढ़ा दें, क्या कहते हैं, इंडस्ट्री को गैस कम कर दें। मतलब ऊर्जा का काफी कुछ राशनिंग शुरू हो चुका है। ऊर्जा के, जैसे आपने कहा, एटीएफ में अब राशनिंग हो रहा है, क्योंकि जो हवाई जहाज में जो पेट्रोल पड़ता है वो भी महंगा आता है। तो अब उसकी स्थिति यह है कि ये लोग हवाई जहाजों को पेट्रोल नहीं दे रहे, क्योंकि पेट्रोल कम आ रहा है, टैंकर कम चल रहे हैं। इसीलिए उन टैंकरों में ये ज्यादातर हवाई जहाज के पेट्रोल के बदले रोजमर्रा का जो हम और आप इस्तेमाल करते हैं पेट्रोल और डीजल, वो मंगवा रहे हैं। गैसों को मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कहते हैं, एलपीजी गैस को मंगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश अभी सरकार की हो रही है कि जनता पर असर कम पड़े और व्यापारियों पर ज्यादा असर पड़े। क्योंकि अब जब एटीएफ महंगा हो जाता है तो हवाई जहाज की कंपनियां बंद हो जाएंगी। जब आप डोमेस्टिक गैस सिलेंडर के बदले कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा देंगे तो इसका मतलब होटलों का दाम बढ़ जाएगा, लोगों के घर का दाम नहीं बढ़ेगा। लेकिन समस्या यह है कि एक बार अगर व्यापार उल्टा पड़ना शुरू हो गया, हवाई जहाज की कंपनियां हवाई जहाज नहीं उड़ाएंगी, होटल अगर चाय नहीं बनाएंगे, होटल अगर खाना नहीं बनाएंगे, तो वापस तो वही होगा कि आपकी इकोनॉमी रिवर्स स्पिन में चली गई। तो ये कोशिश तो ये कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अभी इनके इनके हाथ के बस की बात नहीं है। जिस तरीके से युद्ध जा चुका है और जिस तरह से इन्होंने इसराइल को फादरलैंड बोल दिया, उसके चलते ईरान के साथ संबंध खराब कर लिए। अब ईरान भी जल्दी आपको एक एक जहाज भी छोड़ता है तो बहुत हिसाब किताब करके छोड़ता है।
बीच में तो कई बार आपका जहाज आधा रास्ता हॉर्मुज आ जाता है, तो उस पर हवाई फायरिंग करके वापस लौटवा देता है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि आप ईरान के साथ आपने संबंध बिगाड़ लिए थे, ईरान के साथ आप अच्छा संबंध रखते तो आज भी ईरान चाइना जैसे देशों को अपना क्या कहते हैं पेट्रोलियम और गैस दे रहा है। ईरान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस और पेट्रोल का भंडार ईरान के पास खुद का है। लेकिन इस युद्ध में युद्ध शुरू होने से पहले आप ईरान के विरोध में क्योंकि खड़े हो गए, इसीलिए अब ईरान दूसरे देशों को, चाइना को जितना वो गैस और पेट्रोल दे रहा है वैसा आपको दे नहीं रहा है। आप एक एक के लिए उसके साथ आप क्या कहते हैं समझौता कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, वो चुंगी ले रहा है। तो ये सब स्थिति के चलते आपको अब ईरान से सस्ता तेल नहीं आ रहा है, आपको अमेरिका से, वेनेजुएला से, रशिया से, दूसरे दूसरे जगहों से, कनाडा से आपको चीजें लेनी पड़ रही है। इन सब जगहों से ऊर्जा तो मिल जाएगी, ऊर्जा की कमी नहीं होगी, ऊर्जा तो आ जाएगी, लेकिन ऊर्जा आने वाली ऊर्जा अब कम से कम 1.5 गुना 2 गुना महंगी होने वाली है। चाहे वो एयरक्राफ्ट का फ्यूल हो, आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के भी दाम बढ़ेंगे, एलपीजी का दाम बढ़ गया, आने वाले समय में डोमेस्टिक का भी बढ़ेगा। इस चीज से ये बच नहीं सकते, और मेरे ख्याल से इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी मोदी सरकार की है कि उन्होंने पिछले 10-12 साल में इस देश में राजनीति जितनी की, नीतियों को उतना ठोस नहीं किया। राजनीति पर बहुत ध्यान दिया, लेकिन नीतियों को ठोस नहीं किया, और नीतियों को ठोस नहीं करने का आज वो खामियाजा भुगत रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल, इसमें मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ जो आपने अभी तक कहा। एफपीआईज़ जो हैं वो लगातार पुल आउट कर रही हैं। अगर उसका डेटा लें तो 2026 में $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट उन्होंने पुल आउट कर ली है। $20 बिलियन का मतलब $1 बिलियन 9,000 करोड़ रुपए, तो 1,80,000 करोड़ रुपए से ऊपर पैसा विथड्रॉ हो गया है। 2025 का डेटा कंपेयर करें, 2025 का डेटा $19 बिलियन है, 18.9। $19 बिलियन मतलब कि करीब 1,70,000 करोड़ रुपया पिछले पूरे साल में गया, जो इस 3 महीने में गया। इसका मतलब है कि मेजर विड्रॉल्स हो रहे हैं। इससे होगा क्या कि आपका जो रुपया है वो लगातार गिर रहा है, क्योंकि आपकी इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ रही है, आपके 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 खर्चे बढ़ रहे हैं, आप कुछ डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर नहीं रहे हैं। आज 1 मई है, लेबर डे है। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपने एमएसएमईज नोटबंदी के बाद करने के बाद ये दूसरी बड़ी नोटबंदी है, क्योंकि इसमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है, चाहे वो छोटी कंपनियां हो, फैक्ट्रियां हो जो 50 से 100 लोगों को एम्प्लॉय करती हैं, या बड़ी फैक्ट्रियां हो, सब पर इसका व्यापक असर पड़ेगा। और जो आपने गैस की बात की, तो जो कमर्शियल गैस को डोमेस्टिक गैस पे भेजा गया है, उसमें सूरत के सेरेमिक यूनिट्स भी बंद हो गए। वो सारा लेबर का पलायन हमने ईरान वॉर के शुरुआती दौर में देखा था। अब बात यह आ जाती है कि जिस तरीके की डॉलर डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद ये जो अब बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट, जिसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल इनफ्लोज, क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अभी आनी नहीं है, वॉर लाइक टाइम चल रहा है। तो जब एफडीआई नहीं आएगी, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट होगा, तो क्या हम एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की तरफ 2026-27 में पहुंच रहे हैं? क्योंकि रुपया लगातार गिर रहा है। रुपया इस एनर्जी शॉक का सबसे पुअर परफॉर्मिंग करेंसी है, क्योंकि हमारा देश 145-50 करोड़ लोगों का कंजम्पशन कंट्री बन गया। वी आर नॉट अ प्रोडक्शन हब एनी मोर। जी जी, ऊर्जा एक ऐसी चीज है कि ऊर्जा अगर आप ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ऊर्जा का इस्तेमाल अगर ढंग से नहीं करते हुए मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, उत्पादन नहीं करेंगे, और केवल आप क्या कहते हैं उपभोक्ता बने रहेंगे, तो ये तो ऐसा ही है कि आपके आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया का जो एक छोटा सा एक कहावत है कि आपकी कमाई जितनी है उससे ज्यादा अगर आपके खर्चे हैं, तो आज नहीं तो कल आपको कंगाल होना ही पड़ेगा। तो ऊर्जा का मामला ऐसा है कि ऊर्जा हर देश के पास होती है, या तो खुद की होती है या तो वो मंगवाता है। ऐसा कोई दुनिया में देश नहीं है जो कि 17वीं सदी में झोपड़ी में अंधकार में बैठा हुआ है। हर देश अपना अपनी व्यवस्था से ऊर्जा का, या तो ऊर्जा खुद बना लेता है, या तो ऊर्जा वो खरीद लेता है। लेकिन खरीदने के बाद उस ऊर्जा का उपयोग किस लिए करता है? क्या वो ऊर्जा का उपयोग अपने घर में एसी चलाने के लिए करता है? क्या वो अपनी ऊर्जा का उपयोग घर में हीटर लगाने के लिए करता है? क्या वो अपने ऊर्जा का उपयोग मॉल को ठंडा रखने के लिए करता है? या उस ऊर्जा के उपयोग से आप चीजों को बनाना शुरू करते हो? तो भारत क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पर कम है, भारत का डाटा बताता है कि भारत में जितने लोग काम करते हैं उसमें 50% के आसपास आज भी केवल और केवल एग्रीकल्चर पर काम करते हैं। माफ कीजिएगा, आप सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं। भारत के जीडीपी का 50% हिस्सा अभी भी सर्विस इंडस्ट्री से आता है। करीब करीब 30% हिस्सा अभी भी आता है इससे क्या कहते हैं एग्रीकल्चर से, और केवल केवल 15-20% हमारा मैन्युफैक्चरिंग से आता है। तो इसके चलते होगा ये कि आपको ऊर्जा तो आपको विदेश से खरीदनी ही पड़ेगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा, आप अंधेरे में तो कोई नहीं रहेगा, घर में बिजली है तो बिजली तो चाहिए, गाड़ी है तो पेट्रोल तो चाहिए।
आपको ऊर्जा लेनी पड़ेगी और हॉर्मूज के संकट के चलते ऊर्जा का दाम अब बढ़ने वाला है। और क्योंकि आप उस ऊर्जा से कोई मैन्युफैक्चरिंग या कोई उत्पादन नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल उसका उपभोग कर रहे हैं, इसीलिए इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट भी जाएगा। भारत में एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों के पास काम करने के लिए कोई काम देगा नहीं। हमने देख लिया, जिस तरह से आपने बताया कि सूरत की अगर सेरेमिक इंडस्ट्री बंद हो गई, तो इसका मतलब बताइए, वो तो एक मालिक था, उसकी तो फैक्ट्री बंद हो गई, मेरे समझ में आता है, लेकिन उस फैक्ट्री में जो 200-400 या हजारों नौकर मतलब कार्यकर्ता थे, जो उसमें काम करते थे, जो उसमें श्रमिक थे, वो सारे श्रमिक तो अब वहां पर बिना काम किए हुए सूरत में शहर में रह के अपना खर्चा तो नहीं बढ़ाएंगे। वो तो ट्रेन पकड़ के वापस वापस अपने गांव जाएंगे, वो चाहे चाहे जहां जाए, उड़ीसा जाए, बंगाल जाए, बिहार जाए, बात वो नहीं है। इसका मतलब है कि बहुत बड़ा भारत में आने वाले समय में रिवर्स माइग्रेशन होने वाला है। जिस तरह से हमने कोविड में देखा लाखों लोगों को धूप में पैदल चलते हुए, उस तरह से लोग पैदल तो नहीं जाएंगे, लेकिन अब बहुत बड़ी मात्रा में लोग शहरों से पलायन करेंगे गांव की तरफ, क्योंकि गांव में उनको या कमाई भले कम है, ये मैं मानता हूं कि गांव में कमाई कम है, लेकिन गांव में कम से कम उसके कमाई कम है तो उसका खर्चा भी कम है, कम से कम उसकी झोपड़ी अपनी है, उसको किसी को हर महीने किसी एक कमरे को लेने के लिए किसी को उसको किराया नहीं देना पड़ेगा। उसको अपनी पानी अपने घर के सामने कुआं है, वो पानी निकाल लेगा, उसको कम से कम पानी का बिल नहीं देना पड़ेगा। उसके घर के आसपास छोटा सा उसका खेत है, कुछ उगा लेगा और कुछ खा लेगा, कम से कम रोज उसको खाने के लिए होटल पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। शहरों में आप जब रहते हैं तब आपकी कमाई क्योंकि ज्यादा होती है, आपके खर्चे भी ज्यादा आपको परवड़ता है, मतलब आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी कमाई खत्म हो गई, ऊर्जा का संकट सबसे बड़ा ये आने वाला है कि लोगों के अंदर उत्पादन अब खत्म हो जाएगा, जिस तरह से आपने सूरत में बताया। और वो उत्पादन जैसे ही खत्म होगा, देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि 50% सर्विस इंडस्ट्री है, ये पूरा का पूरा रिवर्स माइग्रेशन करेंगी, उल्टा पलायन करेगी और गांवों की तरफ जाएगी, और गांवों में वो वापस जाएगी और खेती में हाथ लगाएगी। अब दिक्कत ये होगी कि खेती पहले से भारत में मुनाफे का सौदा नहीं है, खेती नुकसान का सौदा है, इसीलिए तो लोग गांव छोड़ छोड़ के शहर आते हैं, क्योंकि उनके पास जमीन है, खेती है, लेकिन कमाई नहीं है। जमीन तो है लेकिन कमाई नहीं है, क्योंकि आपने इस देश में एक अजीब व्यवस्था बनाई है जिसके अंदर पेप्सी कोला बनाने वाला तो कोका कोला बनाने वाला तो कोका कोला का क्या दाम होगा वो कोका कोला की कंपनी निर्धारित कर लेती है। बाटा का जूता जब बनाते हैं तो बाटा का जूता कितने में बिकेगा वो तो कंपनी बाटा की कंपनी निर्धारित कर लेती है। लेकिन किसान जब 1 किलो अनाज उगाता है तो उसका दाम वो नहीं तय कर सकता, सरकार भी नहीं तय करके देती है, उसको बाजार तय करता है। इसके चलते क्या होता है कि भारत में किसान अब उगाता तो बहुत है, वो भूखा नहीं मरता है, उगा बहुत रहा होता है, लेकिन उसको मुनाफा नहीं होता है क्योंकि उसका रेट वो फिक्स नहीं कर रहा है। जिस तरह से कोका कोला अपना बोतल का रेट फिक्स कर देता है, बिस्लेरी बोल देता है कि ये बोतल एक 10 रुपए की मेरी है, ये 2 रुपए में नहीं बिक सकती है, 10 रुपए मेरा कॉस्ट है। मतलब प्रोड्यूसर जो उत्पादक होता है वो कीमत तय करता है, क्योंकि उत्पादन की लागत उसको लगी हुई है। लेकिन भारत में केवल और केवल एक वस्तु ऐसी है जो कि किसानों का उत्पाद है, जो कि फसल है, जिसको कि उत्पादक किसान होता है, लेकिन रेट उसका वो नहीं तय कर पाता। इसके चलते क्या हो रहा है, ये सारे लोग जो रिवर्स माइग्रेशन करेंगे और शहरों से वापस गांव में जाएंगे, वो खेती में उत्पादन तो करने लगेंगे, लेकिन वो लाभकारी पहले से भी लाभकारी नहीं थी, अब तो और ज्यादा लाभकारी नहीं रहेगी क्योंकि लोग ज्यादा हो जाएंगे। तो अनाज का जो उपभोग है वो गांव में ज्यादा होगा। और सबसे बड़ा संकट मुझे लग रहा है कि हॉर्मुज के बंद होने से ऊर्जा के साथ साथ आपके साथ जो यूरिया का बहुत बड़ा संकट आया है, क्योंकि भारत में जो 30% 40% भारत में जो फसल उगती है उसमें जो यूरिया पड़ता है वो हॉर्मुज से आता है। तो आने वाले समय में जो दो चीजें होने वाली है, यूरिया का संकट आ चुका है, और जिस तरह से मौसम वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि इस साल शायद मानसून की बारिश भी कम होगी क्योंकि एल नीनो वाला इफेक्ट है दक्षिणी प्रशांत महासागर का। तो अगर इस देश में आने वाले इस साल जो फसल उगने वाली है उस फसल में हमारे पास खाद भी कम होने वाला है, और हमारे पास अगर बारिश भी कम होने वाली है, और कम बारिश और कम खाद में फसल उगाने के लिए गांव में जो लोग किसान बैठे हुए हैं वहां पर उनकी संख्या भी बढ़ गई क्योंकि शहर से भी लोग वहां चले गए।
तो एक बहुत बड़ा फूड क्राइसिस भी भारत के ऊपर आने की संभावना मुझे दिख रही है। जी अब इन जी सब चीजों का समाधान सरकार तभी कर पाएगी जब राजनीति से वो हटे। रोज चुनाव जीत गए, ये कर दिए, वो कर दिए, हमने फोटो खिंचवा लिया, हम डमरू बजा लिए, हम त्रिशूल चला लिए, ये सब से हट के आप जब तक ठोस नीतियां नहीं बनाएंगे तब तक इस तरह से लोगों के ऊपर इसका नकारात्मक असर पड़ते रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें दो चीजें निकल के ये आती हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पिछले 3 साल से चल रहा है। एसबीआई के अगर हम चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की सुने तो $28 बिलियन का 26-27 में बैलेंस ऑफ पेमेंट होने वाला है। इसको आप मिटिगेट कर सकते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट को, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को खोल दें और कोटा सिस्टम हटा दें, तो ये जितना भी रिवर्स माइग्रेशन होगा ये एक्सपोर्ट इनकम से पैसा कमा सकता है, क्योंकि खाद का संकट जो है सिर्फ भारत का नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है। इसलिए खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी। उस वैश्विक मंदी का फायदा उठाने के लिए भारत को कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए सिद्धार्थ जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।